हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में पहला पाठ का नाम है वर्ण परिचय। इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था कि महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार बनाने की रीति, वर्णमाला, लिपि, वर्णभेद। और अब आगे भी हम पढ़ेंगे, पर इसके पहले और हमने पढ़ा था स्वर वर्ण, स्वरों का वर्गीकरण, विशेष धावित्य, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और व्यंजन वर्ण। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के भेद। उच्चारण की विभिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन पहला है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख में के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। कायदो मावसाना स्पर्शाः अर्थात क के से म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक हैं। इनकी संख्या 25 है, जो निम्न 5 वर्गों में विभक्त हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं क्योंकि ये 25 वर्ण हैं। क वर्ग में आने वाले वर्ण क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अयो, अंगंत, ह, स्थाः अर्थात य और अण, य व र ल अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तीसरा है ऊष्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है, वे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। शल, ऊष्मणाः अर्थात शल, श, श, स और ह ऊष्म संज्ञक व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। कितनी है? 4। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें 2 वर्ण मिले हुए होते। जैसे पहला है क और श, तो क्या बना? क्ष। त और र, त्र। ज और ञ, क्या बना? ज्ञ। आगे हम पढ़ेंगे ग। उसमें क्या है? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अभी तक हमने 2 के बारे में पढ़ लिया, तीसरे के बारे में पढ़ रहे। पहला था स्वर वर्ण, दूसरा था व्यंजन वर्ण और अब तीसरा है अयोगवाह। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूलीय और उपमध्यनीय आते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यथा इयम गच्छति, इयम गच्छति। ठीक है। अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इयम, यहाँ आधा म लिखा हुआ है और ऊपर क्या कर दिया है? अनुस्वार लगा दिया है एक में। तो अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर म के स्थान में अनुस्वार का प्रयोग है, जैसे अंश, अवतस, हंस आदि। सेकेंड है अनुनासिक। इय, म, ग, ण, न। ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ, कहा, वहाँ, यहाँ, 5 आदि से भी लिखते हैं। तीसरा है विसर्ग। स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है।
यह र और स के स्थान पर आता है, जैसे रामः, भानुः, हरि इत्यादि। चौथा है जिहा मूल्य क ख। इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश्य चिन्ह को ज्वामूल कहते हैं, जैसे क और ख। पांचवा है उपमध्यान्ह प और फ। इसका प्रयोग प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे प और फ। क वर्ग से प वर्ग तक पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों क, ख, च, छ आदि तथा ऊष्म वर्गों श, श, स, ह को परुष व्यंजन और शेष वर्णों घ और घ आदि को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। 5 वर्णों के पहले और तीसरे वर्ग क, ग, ज आदि अल्प प्राण है तथा दूसरे और चौथे वर्ण ख, घ, छ, झ आदि महाप्राण है। वर्णों के पंचम वर्ण ञ, अंग, ञ, अण, न और म अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान होते हैं। वर्णों को बोलने के लिए अलग अलग स्थानों का उपयोग होता है। पहला है कंठ। क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ये इसका सूत्र है कि इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, अर्थात अ, आ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग इसका कंठ स्थान है। इन वर्णों को बोलने के लिए किसकी सहायता चाहिए? कंठ की। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठ्य कहलाते हैं। दूसरा है तालु। इश्चुय शानाम तालु, अर्थात ई, च वर्ग, छ, छ, झ और य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु का स्पर्श करती है। जो आपकी जीभ है वो तालु का स्पर्श करती है। मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, ट वर्ग में आने वाले कौन से वर्ण हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। र और श का मूर्धा उच्चारण स्थान है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ ऊपर खुरदरे हिस्से मूर्धा का स्पर्श करती हैं। दंतः। चौथा है दंतः। दंत में क्या है? ऋतु लसानाम दंताः, अर्थात ल, त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। ल और स का दंत उच्चारण स्थान होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंत्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। जीभ किसका स्पर्श करती है? दांतों का। आगे पांचवा है ओष्ठ। उप, अपु, पद्यमानीय मोष्टा ओष्टौ, अर्थात उ, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म तथा उपमाध्यानी का ओष्ठ उच्चारण स्थान है। ये ओष्ठ्य कहलाते हैं। जिन शब्दों को बोलने के लिए होंठ की सहायता ली जाती है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के मध्य से दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए जो हमारे होंठ है वो आपस में मिलते हैं। नासिका। नासिका से बोलने वाले वर्ण इ, म, ङ, न तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान वर्ग के लिए निर्धारित तथा नासिका हैं। इन स्थानों से उच्चारित वर्ण नासिकीय कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि स्थान भी होते हैं, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। सातवां है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों मिलकर जो वर्ण बोलते हैं कौन से हैं? ए, दई, तो कंठ तालु, अर्थात ए तथा ऐ का कंठ तालु स्थान है। अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। अ तथा ई के सहयोग से ए तथा
अ तथा ए के सहयोग से ऐ बनता है। अतः ए तथा ऐ के स्थान में उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। 8वां है कंठोष्ठ। अदौतः। कंठोष्ठ में अर्थात ओ तथा औ का कंठोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। अ प्लस उ बराबर औ तथा अ प्लस औ बराबर औ बनता है। अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। 9वां है दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ म अर्थात वकार का दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। यह दंतोष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं। अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। 10वां है जिह्वामूल। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम जीभ की जड़ अर्थात जिह्वामूलीय का जिह्वामूल स्थान होता है। यह पूर्व में ही लिखा चुके हैं कि क ख से पूर्व अर्धविसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वामूलीय कहते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं आपको PDF भेजूंगी, तो आपको नोटबुक में डन करना।